जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर सेकंड में आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 4 जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि से संदर्भित पाठ्यक्रम है, उसमें जो लगा हुआ है सिलेबस में स्त्री विमर्श। तो स्त्री विमर्श जो है उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर बात की जाती है कि साहित्य की जगत में या एक तरीके से संसार में प्रतिनिधित्व करती आधी आबादी स्त्री के मुद्दे को कहाँ पे उठाया जा रहा है। तो उसकी अस्मिता से संदर्भित ये मुद्दा जो विमर्श का केंद्र में रहा है, लिंग विमर्श पर आधारित स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मात्र सत्तात्मक शब्द भी प्रचलन में रहा, लेकिन अभी स्त्री विमर्श कहते हैं। नारीवाद एक ऐसी विचारधारा या आंदोलन जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए नारियों के द्वारा शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है कि वो सशक्त हों। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारतीय व पश्चिमी सभी सभ्यताओं व सभी धर्मों में नारियां भेदभाव की सदैव शिकार रही हैं और नारी मुक्ति की जो प्रचार की बात है ये 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ जब अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व की आवाज़ उठाई। देखिए, ये जो नारीवाद का चरण चला, पहला चरण इसका 1790 ईस्वी के आसपास शुरू होकर लगभग 1930 तक दिखता है। ये दौर पूरी तरह से उदार नारीवाद यानी लिबरल फेमिनिज्म का दौर था। 1790 से 1930 तक इसकी शुरुआत फ्रांस व अमेरिका से हुई। 1790 ईस्वी के दशक में फ्रांस की रिपब्लिकन क्रांति के बाद महिलाओं के कई समूह बने जिन्होंने महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता देने की मांग की। ऐसे ही एक समूह की अध्यक्षता थी मैरी गूंज। इन्होंने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया मैरी गूंज ने, किंतु फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार भी नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं कर पाई और 1793 में मैरी मूज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया गया। इसी वर्ष एक अन्य लेखिका मेरी वुllस्टनक्राफ्ट ने नारी अधिकारों की घोषणा पत्र अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन के नाम से प्रकाशित किया, जो नारीवादी चिंतन की आधारभूत पुस्तक मानी गई क्योंकि इसमें नारियों और पुरुषों के भिन्न गुणों की व्याख्या को खारिज किया गया था। उत्तरी अमेरिका में भी मेरी ऑस्टिस ने भी इन मांगों को उठाया। सन 1848 में एलिजाबेथ कैडी स्टैंडन, लुक्रेसिया आदि ने न्यूयॉर्क में नारी अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया। तो ये था शुरुआत। इसके बाद मताधिकार के लिए संघर्ष कि उनको वोट राइट्स नहीं मिलते थे, तो 19वीं शताब्दी में नारीवादी आंदोलन अमेरिका में केंद्रित हो गया व दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ गया। किंतु 1866 ईस्वी में जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिली तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार दिया गया कि जो पुरुष दास हैं, जब उन्हें भी जितने भी दास थे उसमें स्त्रियां भी थी, पुरुष थे। लेकिन 1866 में जब अमेरिका में दास को मुक्ति मिली तो ये हुआ कि जो पुरुष दास हैं उन्हीं को वोटिंग राइट मिलेगा, स्त्रियों को नहीं। यहाँ आकर यह स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं, बल्कि ये तो एक स्वतंत्र आंदोलन होना चाहिए। 1860 ईस्वी के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा जिन्हें मताधिकारवादी या सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मताधिकार दिया जाए। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन चरम स्तर पर पहुंच गया। सन 1918 में ब्रिटेन में व 1920 में अमेरिका में नारी को वोटिंग राइट का पावर मिला। 1918 में ब्रिटेन में, फिर 1920 में अमेरिका में। 1910 से लेकर 30 के बीच में अधिकांश देशों में महिलाओं की मांग मान ली गई और नारीवाद का पहला चरण 30 तक जो है समाप्त हुआ। भारत तथा अन्य ऐसे देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहा था, इस समय तक नारीवादी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में ही चलता रहा। सन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकारों से संबंधित एक आयोग का गठन किया। अब दूसरा चरण शुरू होता 1920 के पास, यानी 1920 के आसपास। महिलाओं को मताधिकार तो मिल गया, किंतु धीरे धीरे उन्हें समझ में आया यह तो मात्र औपचारिक फॉर्मल था, सब्सटेंसिव नहीं था। यदि 4-5 वर्षों में एक बार मिलने वाला मताधिकार को छोड़ दे तो उनके वास्तविक जीवन में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं।
1960 ईस्वी के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में जब अमेरिका में अश्वेतों की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार शुरू हुए, सिविल राइट मूवमेंट, तो वहाँ की महिलाओं ने भी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई व यहीं से नारीवाद का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण की खास बात यह थी कि इससे पूर्व सिमोन द बोवार द सेकेंड सेक्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुकी थी, जिसमें वास्तविक समानता की धारणा पर विस्तृत चिंतन किया गया था। नारीवाद की शाखाओं की बात करें तो ब्रांचेज ऑफ फेमिनिज्म में यदि नारीवाद की विभिन्न दृष्टियों पर धाराओं पर ध्यान दें तो 3 प्रमुख व कुछ गौर धाराएं देखी जा सकती हैं, जिनमें उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद। ये जो लिबरल फेमिनिज्म है, उदार नारीवाद, इसका संबंध उदार यानी लिबरलिज्म की विचारधारा से है, जो व्यक्तिवाद इंडिविजुअलाइजेशन में विश्वास रखता है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर पाए तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले पाए। ये विचारधारा उदारवादी इसलिए भी कहलाती क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए वैधानिक तथा शांतिपूर्ण उपायों पर ही बल देती है। किसी हिंसक क्रांति या सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। विश्व के लगभग सभी देशों में उदार नारीवाद अपने अपने तरीके से विद्यमान है। उदार नारीवाद नारीवाद के पहले व दूसरे दोनों चरणों में दिखता है। पहले चरण में इसे मेरी वॉल्सनक्राफ्ट की प्रसिद्ध पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन से वैचारिक आधार मिला। उसमें उन्होंने मांग की थी कि स्त्रियों को मानव होने के नाते वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं। उनका दावा था कि यदि महिलाओं को उचित शिक्षा मिल जाए तो वे भी रेशनल हो पाएंगी, तार्किक हो पाएंगी और जो लैंगिक अंतर है स्वतः समाप्त हो जाएगा। प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक J.S. मिल ने 1868 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वीमेन लिखी, जो कि किसी पुरुष विचारक द्वारा महिलाओं के पक्ष में लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। मिल ने कहा कि समाज में किसी भी वर्ग की उपलब्धियां जन्म के संयोग से नहीं बल्कि व्यक्तिगत क्षमता व गुण से तय होनी चाहिए। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा, रोजगार व मतदान जैसे अधिकारों की वकालत की। दूसरे चरण के नारीवाद में भी कुछ उदारवादी चिंतक प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बेटी फ्रीडन, जिन्होंने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, द फेमाइन मस्टविक द सेकेंड स्टेज। फ्रीडन के अनुसार महिलाओं की मूल समस्या स्त्रीत्व फेमिनाइन के वह धारणा है जिसके कारण ये माना जाता है कि महिला को सुरक्षा व आनंद घर के भीतर ही मिलता है, जबकि सच यह है कि कोई भी स्त्री लगातार घर में बंद रहकर निराशा व कुंठा ही महसूस करती है। जिस तरह पुरुष को व्यक्तिगत जीवन में अधिकार मिलते हैं वैसे उसे भी मिलने चाहिए। ये तो लिबरल हो गया। दूसरा था सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये तो समाजवाद की विभिन्न प्रकार है, किंतु लिंग भेद की समस्या पर व्यवस्थित चिंतन मार्क्सवाद के तहत आता है। मार्क्स के सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या पर अपनी पुस्तक लिखी थी, एंजल्स ने द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। इसमें उन्होंने व्याख्या नारीवाद की प्रारंभिक मार्क्सवादी व्याख्या माना। एंजल्स के अनुसार ये था कि लिंग विषमता की समस्या मुख्यतः पूंजीवाद के जन्म के बाद आता है। पूंजीवाद से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संपत्ति का हस्तांतरण परिवार के स्तर पर होता, जिसमें स्त्रियों को भी पर्याप्त महत्व मिलता। पूंजीवाद ने पुरुषों द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति पैदा की, जो उसके शब्दों में दुनिया भर की महिलाओं की ऐतिहासिक पराजय है। एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या का समाधान साम्यवाद यानी कम्युनिज्म में खोजा। सर्वहारा की तानाशाही के संक्रमण काल के बाद मानवीय इतिहास की सर्वोच्च अवस्था आएगी जिसे साम्यवाद कहेंगे, और साम्यवाद में निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए विवाह व परिवार जैसे उसके उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं रहेंगे। घरेलू कार्यों का समाजीकरण हो जाएगा, अर्थात भोजन, निर्माण, बच्चों का लालन पालन जैसे कार्य ये सभी समुदाय के स्तर पर हो जाएगा, ना कि परिवार के स्तर पर। इससे महिलाओं की श्रम शक्ति समाज के लिए उपयोगी हो पाएगी, वे भी अपनी सृजनात्मक क्षमता के अनुसार अपना विकास कर पाएंगे। नौ मार्क्सवादियों ने लिंग भेद की समस्या पर अपने तरीके से विचार करते हुए इस बात पर बल दिया कि वर्तमान पूंजीवाद नारियों की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं उनको। उपभोक्तावाद की व्याख्याओं में नारी की वस्तु ऑब्जेक्ट बन जाने का तथ्य भी विस्तार से उठाया गया। और इसके बाद एक आता है उग्र नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म। 1960 से 70 के बीच शुरू हुई विचारधारा जिसने नारियों के शोषण के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक शैली में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इस विचारधारा के बीच सिमोन दी बोवार के विचारों में दिखता है। आगे चलकर ईवा फिगेस, जर्मन ग्रीयर, सुला स्मिथ, फायरस्टोन, केट मिलेट और सुजान
ब्राउन, मिलर आदि के विचार में दिखता है। उग्र नारीवाद की मूल मान्यता है कि किसी समाज में शोषण की जितनी भी संरचनाएं होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण लैंगिक शोषण या अन्याय है। वर्गीय भेदभाव, रंग भेद, नस्ल भेद और जाति भेद जैसी संरचनाएं लिंग भेद के सामने गौड़ है। इनका दावा है कि जिस प्रकार समाजवादी किसी भी विषमतामूलक समाज को पूंजीवादी कहकर उसमें निहित अन्याय का बोध कराते हैं, हमें विश्व के हर समाज को पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल कहकर उसमें निहित लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करना चाहिए। इस पितृसत्तात्मक पैट्रियार्की की व्याख्या इन विचारकों ने अपने अपने तरीके से की। उग्र नारीवाद के समर्थन में युवा फिगेस की पुस्तक पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, केट मिलर का पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा सूल स्मिथ का है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। जहाँ तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो नारीवाद को अपनी मूल विचारधारा घोषित करता हो। भारतीय राजनीति में महिलाओं का दखल हमेशा कम रहा है। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद से राजनीति में उनकी भूमिका थोड़ी बहुत बढ़ी है, पर संसद में उनके आरक्षण से संबंधित विधेयक कई वर्षों से लंबित है, क्योंकि महिलाएं अभी भी संगठित दबाव समूह नहीं बन पाई। गौरतलब है कि जो थोड़ी बहुत महिलाएं भारतीय राजनीति में सफल हुई, उनमें से अधिकांश अपनी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के बदौलत सफल हुई हैं, न कि हमारी राजनीतिक संस्कृति के कारण। और स्त्री विमर्श की साहित्यिक सैद्धांतिकी में साहित्यिक शब्द और सांसारिक यथार्थ परस्पर जुड़ा हुआ है। साहित्य दैनंदिन जीवन के यथार्थ का अतिक्रमण नहीं करता, वो तो यथार्थ का प्रतिबिंब है, यथार्थ का सृजन करता और यथार्थ के विकल्प में प्रस्तुत है। स्त्री विमर्श की दूसरी साहित्यिक स्थापना ये है कि कृति का पाठ और उसमें अभिव्यक्त विश्व के बीच संबंध अनिवार्यता राजनीतिक होते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में वे सत्ता शक्ति से जुड़ी हैं। स्त्री विमर्शवादी अपने को स्त्री पर केंद्रित करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब स्त्री शब्द प्रयोग किया जाता है तब बहुत सी संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया नारीवादी सिद्धांत का, हमने देखा है कि ये जो फेमिनिज्म डिस्कोर्स का प्रारंभ काफ़ी लंबे समय से सिमोन द बोआ द सेकेंड सेक्स 1949, मैरी एलमन की पुस्तक थिंकिंग अबाउट वीमेन 1968, वर्जीनिया उल्फ ने अपनी पुस्तक अ रूम ऑफ वंस ओन अपना निजी कक्ष में लिखा, व्हाइट हॉल के पास से गुजरते हुए किसी भी स्त्री को अपने स्त्रीत्व का बोध होते ही अपनी चेतना में अचानक उत्पन्न होने वाली दरार को लेकर आश्चर्य होता है कि मानव सभ्यता की सहज उत्तराधिकारी होने पर वह उसके बाहर इससे परकी और इसकी आलोचक कैसे हो गई। प्रभा खेतान ने लिखा उपनिवेश में स्त्री 2003 में, इसमें भी उन्होंने जिक्र किया है। यूरोप और अमेरिका में नारीवाद ने 20वीं सदी के जो अंतिम दशकों में जो जोर पकड़ा, जिसमें मोनिक बिंटिंग, काटी मिलेट, जूलिया क्रिस्टेवा, हेलेन सिक्सस, एलिनन मोअर्स, एलन सोआल्ट, एंजिला कार्टल, बैरी जकोबर्स, ये सभी हैं। और अपने यहाँ पे हिंदी में नारी विमर्श में जो लेखिकाएं हैं, बाधाओं के बावजूद नई औरत, उषा महाजन ने लिखा 2001 में, स्त्री सरोकार करके हम सभ्य औरतें, मनीषा ने लिखा 2002 में, स्त्रीत्व विमर्श समाज और साहित्य, क्षमा शर्मा, स्वागत है बेटी, विभा देवशरे 2002 में, स्त्री घोष, कुमुद शर्मा 2002 में, औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा का है 2003 में, खुली खिड़कियां, मैत्रेयी पुष्पा 2003 में, उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान का 2003 में। तो ये कुछ मतलब है जो स्त्री विमर्श से रिलेटेड जो रचनाएं हमारे यहाँ पे लिखा गया, साहित्य में चिंतन किया गया। भारतीय नारीवादी आंदोलन जो है, भारत में नारीवादी आंदोलन की शुरुआत तो नवजागरण के साथ ही हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1818 में सती प्रथा का विरोध किया। उन्हीं के प्रयास से तो 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बाल विवाह, विधवा विवाह, बहुपत्नी विवाह, मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ हमारे यहाँ पे स्त्रियों को लेकर विद्यमान थी। और स्त्री की स्वतंत्रता और समानता के लिए कई महिला सुधारक भी सामने आई, जिनमें रमाबाई, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई। पंडित रमाबाई ने 1882 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्त्री धर्मनीति के माध्यम से स्त्रियों को जागृत कर उन्हें स्वावलंबन और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले ने स्त्रियों के सुधार के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की। फूले दंपति ने 1848 से लेकर 52 तक लगभग 18 पाठशालाएं खोली। आगे चलकर 1855 में ज्योतिबा राव फूले ने रात्रि पाठशाला खोली। पढ़ाने के लिए दिन भर काम करने वाले मजदूर, किसान, गृहिणियां वहां पढ़ने आती थी। ज्योतिबा राव फूले कहती थी कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं हो जाती तब तक सच्चे अर्थ में समाज शिक्षित नहीं होगा। एक शिक्षित माता जो सुसंस्कार दे सकती है, उन्हें 1000 अध्यापक या गुरु नहीं दे सकते।
ताराबाई शिंदे ने 1882 में अपनी रचना स्त्री पुरुष तुलना के माध्यम से तत्कालीन समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हैं। यहाँ पे कीर्ति चौधरी तीसरा सप्तक हमने देखा, पहला सप्तक, दूसरा, तीसरा। तीसरे सप्तक में आपने कीर्ति चौधरी का नाम पढ़ा होगा। ये महत्वपूर्ण कवियत्री थी तीसरे सप्तक की। इनकी कुछ रचनाएं तीसरे सप्तक में ऐसी ही हैं जैसे खुले हुए आसमान के नीचे। इसमें अतिरिक्त इन्होंने कई कहानियाँ स्त्रियों से संबंधित लिखा, जैसे ऐसा वातावरण में कविता मेरे लिए शायद एक अनिवार्यता बन गई। घर, परिवार, वातावरण, संस्कार और वृत्ति सभी में साहित्य तो है। तो उन्होंने महिलाओं के लिए सीमा रेखा, मृग तो नहीं था कहीं, बावले भरमते इंगित पर चले गए, तुम भी नहीं थे। तो इस तरीके से उन्होंने स्त्री के हित में या स्त्री के कह सकते हैं पक्ष में लिखा। कात्यायनी, सविता सिंह, सुभा शर्मा, तो ये प्रभा खेतान का छिन्नमस्ता वगैरह जो रचनाएं पढ़ते हैं, अन्य से अनन्या, ये बहुत सारी रचनाएं हैं जो स्त्री के पक्ष में लिखी गई और स्त्री मुद्दे को उठाई गई। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्त्री का दमन शोषण किया जाता है। नारीवादियों का कहना है कि पितृसत्ता, घर, राज्य, धर्म संस्थान, कानून, शिक्षा संस्थान, सब जगहों पे और तो और वो स्वयं स्त्रियों में भी सक्रिय हैं, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों ने भी इन मूल्यों को आत्मसात किया है। हिंदी में नारीवाद का जो आरंभ हुआ वह निसंदेह पश्चिम से प्रभावित है, इसलिए कई बार पश्चिमी नारीवादियों की स्थापनाओं की अनुगूंज हमें उसमें सुनाई देती है। इस संबंध में प्रभा खेतान की पुस्तक है उपनिवेश में स्त्री, मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं। पश्चिम की जो नारीवादी दृष्टि ने अनुभव किया कि साहित्यिक बौद्धिक क्षेत्र में लेखिकाओं और उनकी रचनाओं को महत्व नहीं दिया गया और साहित्यिक विमर्श की दृष्टि पुरुषवादी रही है। इसके प्रतिरोध के लिए एक ओर तो उन्होंने उपेक्षित लेखिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया और दूसरी ओर नारीवादी साहित्यिक मूल्यों और कसौटी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। समकालीन कविता और विभिन्न विमर्श में हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन मुख्यतः गद्य साहित्य में हुआ। इसमें भी इसका मुख्य क्षेत्र उपन्यास और कहानी रहा। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसने आलोचना और आत्मकथा के क्षेत्र में भी अपनी पैठ जमाई है। अब यहाँ पे जैसे देखिए स्फुरना देवी, उनके द्वारा लिखित पहली स्त्री आत्मकथा अबलाओं का इंसाफ 1927 में इलाहाबाद की मशहूर पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। समकालीन हिंदी कविता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पुरुष कवियों के साथ साथ स्त्री कवियों ने भी अपनी उपस्थिति लगातार सशक्त की है। यदि हम समकालीन कविता में उल्लेखनीय कवित्रियों के नाम ले तो उनमें अनामिका, गगन गिल, तेजी ग्रोवर, सविता सिंह, कात्यायनी, अनीता वर्मा, जया जादवानी, निर्मला गर्ग, नीलेश रघुवंशी। समकालीन स्त्री कविता बहुत सजग होकर उस पूरे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे की पहचान बनी। आधुनिक स्त्री विरोधी स्थितियों एवं शक्तियों के बीच भी स्त्री की जिजीविका का बहुत ही ठोस प्रतीकात्मक रूपांकन कात्यायनी अपनी कविता 7 भाइयों के बीच चंपा में करती हैं। रात को बारिश हुई, झमड़ कर अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाएगी। अपनी जिजीविका की काड़ी अन्याय और उत्पीड़न के दौर से लंबे समय से गुजरती स्त्री आज अधिक साहसी एवं संघर्षशील दिखाई देती है। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी ही खुलती गई। स्त्री कविता स्त्री अस्मिता को उपलब्ध कराने के क्रम में मात्र मुक्ति के प्रश्नों तक नहीं ठहरती, बल्कि वह स्त्री को शक्ति संपन्न बनाने का मुद्दा भी उठाती है। समग्रता समकालीन स्त्री कविता पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे मापदंड एवं वर्जनाओं को तोड़ने वाला लेखन है या उससे बाहर निकलने का स्वप्न लेकर उसे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझने का मादा रखता है। स्त्री विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों में जैसे नाम है द सेकंड सेक्स, सिमोन द बाउअर 1949, थिंकिंग अबाउट वीमेन, मैरी एलमन 1968, अ रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया उल्फ 1929। सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद ललित कार्तिकेय ने एक गुमशुदा औरत की डायरी नाम से किया। द सेकंड सेक्स का अनुवाद प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता नाम से किया। स्त्री विमर्श में कुछ रचनाएं हैं जैसे उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान का मुक्ति कामना की 10 वार्ताएं, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, स्वागत है बेटी, विभा देवसरे, उषा महाजन का बाधाओं के बावजूद नई औरत 2001, आशा रानी बोरा का स्त्री सरोकार 2002, औरत कल आज और कल 2011, राधा कुमार स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800 से 1900, डॉक्टर के.एम. मालती स्त्री विमर्श भारतीय परिप्रेक्ष्य, किरण बेदी ये संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, मनमथ गुप्त स्त्री पुरुष संबंधों का रोमांचकारी इतिहास, जायदा हिना पाकिस्तान स्त्री यातनाओं और संघर्ष, सुधीर चंद रकमाबाई स्त्री अधिकार और कानून,
कुमुद शर्मा, आधी दुनिया का सच स्त्री घोष। प्रियदर्शनी विजयश्री, देवदासी या धार्मिक वेश्या एक पुनर्विचार। भवदेव पांडे, बंग महिला, नारी मुक्ति का संघर्ष। बलदेव वंशी, भारतीय नारी संत परंपरा। विश्वामित्र शर्मा, औरतें पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान। अनामिका, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष 2012 ईस्वी, मौसम बदलने की आहट 2012, स्त्री विमर्श की उत्तरगाथा 2012, मन मांझने की जरूरत 2008, प्रिया चरित, उत्तराखंड, पानी जो पत्थर पीता है। डॉक्टर शरद सिंह, आधी दुनिया, पूरी धूप। निर्मला बुराड़िया, सलेश सागर, रजनी गुप्त, आज़ाद औरत, कितनी आज़ाद मुस्कुराती औरतें। जयंती रंगनाथन, खाना बदोश ख्वाहिशें, एक लड़की 10 मुखौटे। रंजना जायसवाल, स्त्री और सेंसेक्स। अंजू दया जैमनी, ए हड़ गढ़ती औरतें, मोर्चे पर स्त्री। कमला सिंधवी, आधुनिक परिवार में स्त्री, स्त्री का आकाश। बृंदा करात, जीना है तो लड़ना होगा। मनीषा, हम सभ्य औरतें, 2008। सुधा अरोड़ा, आम औरत, जिंदा सवाल। मृदुला सिन्हा, मात्र देह नहीं औरत। बिटिया है विशेष, विभा रानी का है छमक छलो कहिस। लता शर्मा, इनके द्वारा है रचना औरत अपने लिए। संजय गर्ग, स्त्री विमर्श का कालजयी इतिहास, संपादित 2012 में। सीमा दीक्षित, स्त्री अस्मिता, सया से सर्वोच्च अदालत तक। कुसुम त्रिपाठी, औरत इतिहास रचा है तुमने, 2012। सुनीता ठाकुर, नारीवादी काउंसलिंग। विष्णु प्रभाकर, मैं नारी हूँ 2। नासिरा शर्मा का औरत के लिए औरत, 2007। गीता श्री का है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, 2011। औरत की बोली, 2012। सपनों की मंडी। रमणिका गुप्ता, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। चित्रा मुदगल का है तहखानों में बंद अक्ष। स्वाति तिवारी, सवाल आज भी जिंदा है। रंजना श्रीवास्तव, फैसले अब हमारे हैं। नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल, नारी इतिहास 1857 से 1947। मृणाल पांडे का है लंबा सफर, परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। ओ उबेरी, यानी भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, जहां औरतें गढ़ी जाती हैं बंद गलियों के विरुद्ध, ध्वनियों के आलोक में स्त्री, 2015। सरला माहेश्वरी, नारी प्रश्न बे। ममता मेहरोत्रा, महिला अधिकार। चारू गुप्ता, स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक, 2012। दुष्यंत कुमार, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, 2012। देवेंद्र ईश्वर, स्त्री मुक्ति के प्रश्न, 2009। सुभाष शर्मा, भारतीय महिलाओं की दशा। राकेश कुमार, नारीवादी विमर्श। राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। तापी धर्माराव, प्रजनन तंत्र तथा दैवी भावना। ऋचा नागर, रिजा सिंह, एक और नीमसार। जयश्री गोस्वामी महंत, नारी तुम अनन्या हो। वर्जीनिया उल्फ, तस्लीमा नसरीन, अपना एक कमरा। के वंजा, इको फेमिनिज्म। डॉक्टर सुधा बालकृष्णन, नारी अस्तित्व की पहचान। मैत्रेयी पुष्पा, खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक, सुनो चर्चा हमारा, 2011। आवाज़, 2012। तब्दील निगाहें। विजय शर्मा, अफ्रो अमेरिकन साहित्य। रोहिणी अग्रवाल, स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प। मंजू रुस्तोगी, अनामिका का काव्य, 2015। तो यहाँ पे हमने जो है स्त्री विमर्श पर चर्चा की है। बाकी आदिवासी विमर्श जो है आपके पाठ्यक्रम में है, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।